कि क्या डॉक्टर लक्ष्मण यादव आने वाले दिनों में जल्द किसी सदन के हिस्सा होंगे? इसलिए सबको चुनाव लड़ना चाहिए। शिक्षा को कम्युनल नहीं करना चाहिए, कास्टिस्ट नहीं करना चाहिए, जेंडर बायस नहीं करना चाहिए कि एक विचारधारा के लोगों को भरा जा रहा है। मेरिट ओरिट का कोई मतलब नहीं रहा। अपॉइंटमेंट कैसे किया जा रहा है, इंटरव्यू कैसे लिया जा रहा है, उसमें जाति का फैक्टर क्या है, कोई रोहित वेमुला क्यों बन रहा है। बिहार में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में मेरा परमानेंट हो गया था, मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। बना रहा है वो राजनीति कर रहा है कि सब झंडे वालान से कुलपति बनेगा आरएसएस का। नमस्कार, मैं दिव्यम हूं और आप ये वीडियो न्यूजिंग पर देख रहे हैं। आज मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूं बातचीत करने के लिए, ये शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। देश भर में वर्तमान में सामाजिक न्याय आंदोलन के बड़े चेहरे एवं प्रोफेसर की डायरी किताब के लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। फिर बात यहीं से शुरू करते हैं कि प्रोफेसर की डायरी क्यों आपको लगा कि इसको ये किताब लिखनी चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत लगी आपको? बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दोस्तों का जो इस बातचीत को सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस बात के लिए भी कि प्रोफेसर की डायरी के बहाने ये बातचीत हो रही है। एक प्रोफेसर को डायरी लिखने की बजाय अपनी कक्षाओं में होना चाहिए। जिस वक्त एक प्रोफेसर को अपनी कक्षा में होकर के अगली पीढ़ी का मुस्तकबिल तय करने का काम करना चाहिए था, उसे अपना नोट्स, अपनी कोई किताब लिखनी चाहिए। उसका डायरी लिखना शौक था, वो मजबूरी बन जाए, ये एक विडंबना है, विरोधाभास है इस देश का। वो डायरी, प्रोफेसर की डायरी, बहुत खुश होकर के लिखी गई किताब से ज़्यादा एक पीड़ा, एक मन की कचोट और इन सारी चीज़ों की वजह से उभर कर सामने आई है। शिक्षा की अहमियत बताने वाली किताब, कलम और किताब की अहमियत बताने वाली कि समाज की मुक्ति, बराबरी का सबसे बड़ा कोई ज़रिया है तो शिक्षा है। उसकी कहानी कहती है प्रोफेसर की डायरी कि क्या अहमियत है शिक्षा की, कैसे खेत खलिहान से गरीब कमज़ोर किसान मजदूर के घरों से निकल करके शिक्षा के जरिए कोई कितना कुछ हो सकता है। वहीं यह भी कहानी बताती है प्रोफेसर की डायरी कि उसी कलम और किताब पर खतरा मंडरा रहा है, नीतिगत खतरा है, कई तरह के खतरे हैं। इसलिए प्रोफेसर की डायरी लिखनी पड़ी कि वो एक लक्ष्मण यादव के बनने की कहानी और फिर उसके सपने को उससे छीनने की कहानी भी है। लेकिन लक्ष्मण यादव के बहाने या इस किताब के जितने भी हमारे दोस्त, हमारे आसपास के लोग थे, उनके किस्सों के बहाने एक बहुत विस्तार में पूरे देश, समाज और देश की बेहतरी का किस्सा कहती है प्रोफेसर की डायरी। आप सरकारी शिक्षा की बात कर रहे थे, शिक्षा पे संकट है। कौन से संकट है शिक्षा पे? नई शिक्षा नीति भी आई है, उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि थोड़ा सा डिटेल में बिंदुवार आप कौन से संकट है सरकारी शिक्षा पे? अब मुझे लगता है कि प्रोफेसर की डायरी को एक बार सबको पढ़ना चाहिए, जो भी पढ़ सकता है। अगर कोई प्रोफेसर है, प्रोफेसर बनना चाहता है या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है, उन सभी को एक बार प्रोफेसर की डायरी पढ़नी चाहिए। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने लिखा है, इसलिए कह रहा हूँ कि जिस मकसद से लिखा है वो ख्याल, वो स्वप्न लोगों तक जाए। वो स्वप्न क्या है कि कलम और किताब यानी शिक्षा एक ऐसे देश में जिसमें गैर बराबरी बहुत ज़्यादा हो, आर्थिक गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी, क्षेत्र के आधार पर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ स्कूल ही नहीं है। स्कूल की इमारत है तो वो शिक्षक नहीं है, पढ़ाई का माहौल ही नहीं है। किसी के घर में इतनी गरीबी है, इतनी बेचारगी है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहे। तो मुश्किल से जो पहुँच पा रहे हैं वो कैसे पढ़ पा रहे हैं, इसकी कहानियाँ आपको उसमें मिलेंगी। और एक भारत यही ऐसा है जिसके पास शिक्षा के बहुत बेहतर विकल्प हैं। कॉन्वेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, महंगी फीस है, एक हफ्ते के लिए, हर दिन के लिए अलग अलग ड्रेस हैं, महंगी किताबें हैं और शिक्षा की बहुत अच्छी वहाँ पर परवरिश है। तो जिसकी जेब में पैसा नहीं है वो कैसे शिक्षा पाएगा अच्छी? इसलिए एक गैर बराबरी वाले मुल्क में सरकार को, राज्य को ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे समाजवादी आंदोलनों का नारा हुआ करता था ना कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो,
कोई दवाई और पढ़ाई के बिना न रह जाए, किसकी जेब में पैसा इससे तय हो कि उसे कैसी शिक्षा मिलेगी, राज्य की जिम्मेदारी थी। ये किताब बताती है कि धीरे धीरे राज्य इस जिम्मेदारी से अपना हाथ खींच रहा है और नई शिक्षा नीति के जरिए अब शिक्षा को धीरे धीरे निजी हाथों में बेचे जाने की कोशिश शुरू हो गई है। डिग्रियां महंगी हो जाएंगी, लाखों करोड़ों में बिकेंगी, शिक्षा बढ़ जाएगी। फिर एक ज़माने में इस देश में तय हो गया था कुछ धर्मशास्त्रों में लिख करके कि किसे शिक्षा मिलेगी किसे नहीं मिलेगी। अब पूंजी तय करेगी कि किसे शिक्षा मिलेगी किसे नहीं। ये शिक्षा पर सबसे बड़ा खतरा है कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। शिक्षा मुनाफा कमाने वाला व्यवसाय नहीं है। शिक्षा एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक निर्मिति का जरिया है, समाज की बेहतरी का जरिया है। वो उद्योग बन रहा है। नई शिक्षा नीति ये काम कर रही है। शिक्षा के जरिए पाठ्यक्रम बदले जा रहे हैं। पाठ्यक्रम में एक विचार, एक दृष्टिकोण, एक नजरिया, एक पार्टी, एक झंडा, ये शिक्षा के साथ प्रयोग ठीक नहीं है। जैसे मैं विश्वविद्यालय में था तो उसका नाम ग्लोबल नॉलेज के सेंटर होते हैं विश्वविद्यालय। हाँ। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक प्रस्ताव दिया कि हम मनुस्मृति पढ़ाएंगे। पढ़ाओ, पढ़ना चाहिए, हर टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए, लेकिन मनुस्मृति के बगल में गुलामगिरी और जाति का विनाश भी पढ़ाओ। ये है विश्वविद्यालय या शिक्षा का मतलब ये होता है। शिक्षा को कम्युनल नहीं करना चाहिए, कास्टिस्ट नहीं करना चाहिए, जेंडर बायस नहीं करना चाहिए। आइडियोलॉजी के नाम पर शिक्षा को एक रंग में नहीं रंगना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा खतरा हो रहा है। तीसरा ये हो रहा है कि शिक्षा, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, वहां पर प्रोफेसर हैं, ठेके पर शिक्षा करके जा रहे हैं। मैंने अपनी किताब में एक वाक्य लिखा है कि एक डरा हुआ शिक्षक एक ऋण विहीन विद्यार्थी तैयार करता है जो समाज में जाकर मुर्दा नागरिक बन जाता है। दावा कर रहा जा रहा है कि विश्व गुरु बनाएंगे और गुरुओं को ठेके पर रखा जा रहा है। गुरुओं को अनिश्चितता में शामिल किया जा रहा है, उनसे कलर का काम करवाया जा रहा है, उनसे शिक्षा के बजाय बाकी सारे काम कराए जा रहे हैं। बहुत तरह की दिक्कतें हो रही हैं। इन सारी बातों के साथ साथ एक चीज और हो रही है कि एक विचारधारा के लोगों को भरा जा रहा है। मेरिट ओरिट का कोई मतलब नहीं रहा। अपॉइंटमेंट कैसे किया जा रहा है, इंटरव्यू कैसे लिया जा रहा है, उसमें जाति का फैक्टर क्या है, कोई रोहित वेमुला क्यों बन रहा है, कोई पायल तड़वी क्यों बन रहा है, कोई शिक्षा को बेच क्यों रहा है, कोई अपने कैडर क्यों भर रहा है। मल्टीपल लेयर है। खतरों पर बात करेंगे तो इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। आप अपने आप को बहिष्कृत प्रोफेसर कहते हैं, अपने ट्विटर के जो बायो है उसमें मेंशन कर रखा है। क्या है ये बहिष्करण और आपका बहिष्करण क्यों है? क्यों लगता है कि आप एक बहिष्कृत प्रोफेसर हैं? हालांकि मैं बिहार में बैठा हूँ, आप बिहार के साथी हैं। बिहार में नौकरी मिल गई थी और बिहार में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में मेरा परमानेंट हो गया था। तो एक बात सच तो ये है कि ऐसा नहीं किसी ने बहिष्कृत कर दिया, हमने चुना ही नहीं तुम्हारी तरह गुलामी। बिहार में इसलिए नहीं ज्वाइन किया कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था, मेरी पसंद का विश्वविद्यालय, मेरा अपना विश्वविद्यालय जहाँ से पीएचडी की। ये मेरे पास चॉइस होनी चाहिए कि मैं एक बेहतर विश्वविद्यालय में क्यों ना पढ़ाऊँ। और वहाँ बहुत सारे लोग परमानेंट होते हैं। जैसे मेरे डिपार्टमेंट से बाकी सबको परमानेंट कर दिया गया, केवल लक्ष्मण यादव को बाहर किया गया। इसका मतलब बाहर करना मेरिट के नाम पर, इंटरव्यू के नाम पर नहीं था, वो एक साजिश थी। अगर वो साजिश ना होती तो मैं अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। ये तो मेरा चयन था ना कि मैं कहाँ पढ़ाऊँ, ये मेरा चयन होना चाहिए, एक बेहतर विश्वविद्यालय में पढ़ाऊँ। लेकिन उस तरह से नहीं पढ़ाऊंगा जिस तरह से तुम चाहते हो, गुलाम बन करके। मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। तो वो लहजा हमने बदला नहीं, क्योंकि वो तालीम हमें इस देश की शिक्षा व्यवस्था ने दी ही नहीं। बचपन से लेकर पीएचडी तक, परिवार से लेकर दोस्तों और विचारधारा के मित्रों तक, सबने कहा कि सच को सच और झूठ को झूठ कहना जिंदा होने की निशानी है। गलत को गलत, सही को सही कहना। और आप क्लास में जाते हैं तो वही पढ़ाते हैं, और जब आपके जीवन में आए तो उसको न मानेंगे। कल जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था आपसे बातचीत करने के पहले, तो आपके निष्कासन के ऊपर जब आपका निष्कासन हुआ था तो कई सारे वेरीफाइड सोशल मीडिया यूजर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक तर्क ये चल रहा था कि आपका जो निष्कासन, जो आपको हटाया गया, एक सामान्य सी प्रक्रिया थी। आपके साथ कई लोगों को भी हटाया गया। आप उसको राजनीतिक मुद्दा बना करके एक लोकप्रियता के लिए आपने इस्तेमाल किया। क्या आपने राजनीतिक मुद्दा बना के उसके लिए लोकप्रियता के लिए इस्तेमाल किया,
या फिर आपके निष्कासन के पीछे भी कई राजनीति थी? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, और शुक्रिया आपका कि ये सवाल आपने पूछा। पहली बात तो ये कि राजनीति बुरी चीज़ नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि अगर आप राजनीति नहीं करेंगे तो राजनीति के शिकार होंगे। आज तो वो भी राजनीति कर रहे हैं जो अपने को गैर राजनीतिक संगठन कहते हैं। सबसे बड़ी राजनीति वही लोग कर रहे हैं। प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, किसान, मजदूर अपने हक की बात करें तो उसको कहता है राजनीति मत करो, और उनके जीवन का सब कुछ तय कर रही है राजनीति। तो इसलिए ये कोई बुरा नहीं है, राजनीति है। एक प्रोफेसर वहाँ बैठकर इंटरव्यू में राजनीति कर रहा है, एक वहाँ चेयर पर बैठा है जो कुलपति बना रहा है वो राजनीति कर रहा है। ये सब झंडे वाला से कुलपति बनेगा आरएसएस का, वो राजनीति नहीं है क्या? कौन अपॉइंट होगा कौन नहीं होगा वो राजनीति नहीं है। इसलिए एक बात, मेरे कॉलेज से कोई नहीं निकाला गया मुझे छोड़कर, मेरे डिपार्टमेंट में कुछ लोग, एक दो लोग और मेरे कॉलेज से निकाले गए जिनकी वजह कुछ और। डिपार्टमेंट में कोई नहीं निकाला? मेरे डिपार्टमेंट के मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, लोग न पढ़ते हैं, न सुनते हैं, न फैक्ट चेक करते हैं। जो लेटर टर्मिनेशन का जारी होता है तो सारे एडहॉक पढ़ा रहे थे, तो सारे लोग एक साथ टर्मिनेट होंगे ना, और किसी और का नाम तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मैं अपना नाम, मैंने सबका नाम हटा दिया। इसको क्लिप काट के रील्स में चलाइएगा, नहीं तो लोग देखेंगे नहीं और सच नहीं मानेंगे। इंटरव्यू के लिए जब इंटरव्यू के बाद सबको टर्मिनेट किया गया तो सबको निकाला गया, और मेरे कॉलेज की वेबसाइट पर चले जाओ, जितने लोग टर्मिनेट हुए वो सारे आज वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो बाकी सबको इंडिविजुअल लेटर जारी करके अगले दिन ज्वाइन करा लिया गया, वो सारे परमानेंट है वहाँ पर। अकेले लक्ष्मण यादव अपने कॉलेज के हिंदी डिपार्टमेंट से परमानेंट नहीं हुआ, ये तथ्य सच कर लेना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि केवल लक्ष्मण यादव को पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय से निकाला गया, कई और लोग अलग अलग कॉलेजों से अलग अलग वजहों से निकाले गए। कोई नहीं बोला, डर गया कि बोल दूंगा तो अगले इंटरव्यू में नहीं मौका मिलेगा, अगर हम विरोध कर देंगे तो हमारा जीवन में कभी करियर नहीं बनेगा। वो डर गए, वो चुप हो गए। इसमें लक्ष्मण यादव की कोई गलती नहीं है। किसी और ने प्रोफेसर की डायरी नहीं लिखी तो मैं भी न लिखूं, कोई और अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ नहीं बोल रहा है तो मैं भी न बोलूं। मुझे लगता है कि जायज़ तर्क नहीं है। आखिरी बात कि इंटरव्यू में राजनीति हुई, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं अभी भी दावे से कह रहा हूं, इंटरव्यू बोर्ड के हाथ में सब कुछ होता है कि वो किसको रखे किसको नहीं। मैं दावे से कह रहा था कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर एक चीज बनाई है कि एपीआई में 100 में 96 नंबर मेरा, 3 नंबर कम दिया मेरे कॉलेज ने, तो 93 नंबर आज भी वेबसाइट पर होगा। 93, मुझसे ज्यादा उस इंटरव्यू बोर्ड में कोई बैठा हो एपीआई स्कोर वाला तो बताओ, कोई नहीं था, सबसे ज्यादा नंबर मेरा। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट, 3 आर्टिकल होने चाहिए, मेरे 8 आर्टिकल थे, एक किताब थी। सबसे पुराना वहां का टीचर एक्सपीरियंस वाला था, सबसे पुराना टीचर मैं था, लगभग 14वां साल चल रहा था। और मेरा इंटरव्यू सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, एक सवाल भी ऐसा नहीं जिसका जवाब मैं ना दे पाऊं। फिर तुमने सिलेक्शन किया किस बेस पर? इसका मतलब तुम पहले से तय करके आए थे, और इसीलिए जब इंटरव्यू के बाद रिजल्ट बनना हुआ तो प्रिंसिपल बोलता है कि लक्ष्मण यादव को छोड़कर सबको परमानेंट कर दो। हमारा एक टीचर वहां का बोलता है कि किस बेस पर, क्यों? उसने कहा ऊपर से आदेश है। ये राजनीति नहीं है तो क्या है? तो बाकी बहुत सारे लोग निकाले गए, वो चुप रहे, उनका चयन है। वो सोचते हैं कि नौकरी परमानेंट हो जाए, इसमें फिर बोल देंगे तो मिलेगा नहीं। मुझे लगा नौकरी से ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि गलत को गलत बोला जाए, और जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? बस यही जवाब है मेरा। एक फिर से हम थोड़ा सा उस शिक्षा पे आते हैं इस सवाल के बाद कि आप शिक्षा में, अपनी शिक्षा में जो आप आज कुछ भी हैं, इसमें छात्रवृत्ति खास करके ज़्यादा का एक बड़ा योगदान आप लगातार जिक्र करते रहे हैं। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप उस पर प्रकाश डालिए कि उच्च शिक्षा में छात्रवृत्तियों का क्या महत्व है। आप इतना अच्छा सवाल कर रहे हैं कि उस पर बहुत देर तक बात होती जाए, लेकिन इसका जवाब पहला ये है कि किताब खरीद के पढ़ा जाए। अमेजन का लिंक डाल दीजिएगा। क्यों कह रहा हूँ? उसमें छात्रवृत्ति के विस्तार से किस्से हैं कि एक फेलोशिप जब मिली किसी को, ये किताब केवल एक एडहॉक प्रोफेसर के शोषण के अन्याय की कहानी नहीं है। ये किताब इंटरव्यू में कौन साजिश करके अपने लोगों को भर दिया, बाकी लोगों को निकाल दिया, चाचा भतीजा रिश्ता, पैसा दे करके, घूस दे करके, कोई कुलपति आया तो कैसे यूनिवर्सिटी बर्बाद किया, कोई अच्छा टीचर कैसे बैच बनाता है, कोई बुरा टीचर क्या करता है, केवल इसका किस्सा नहीं है। शिक्षा के जरिए कैसे एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति होती है, ये किताब उनके किस्से भी कहती है। और उनमें से सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय के बाद फेलोशिप एक बहुत बड़ा मसला है कि जब किसी गरीब, कमज़ोर, पहली पीढ़ी के बच्चे को एक फेलोशिप मिलती है
तो केवल वही अपने पैर पर नहीं खड़ा होता, वो अपने पीछे से किसी भाई बहन को पढ़ाने के लिए पैसा घर भेजने लगता है। वो अपने पीएचडी भी कर रहे होते हैं तो वो अपने किसी भाई बहन को पढ़ा रहे होते हैं। फेलोशिप बहुत बड़ा ज़रिया है और ये सरकार फेलोशिप कम कर रही है। पिछले 10 साल में शिक्षा का बजट आधा हो गया, 2.5% हो गया जीडीपी का, और शिक्षा पर खर्च बढ़ाना चाहिए, घट गया। अब विश्वविद्यालय लोन ले रहे हैं, फेलोशिप बंद हो रही हैं। 2006, 7, 8, 9, 10 में जो फेलोशिप शुरू हुई थी, मौलाना आज़ाद फेलोशिप से लेकर के कई फेलोशिप बंद हो गए। फेलोशिप जो चल रही हैं वो 8-8 महीने नहीं आती हैं, और वहाँ पूछा जाता है तो कहा जाता है पैसा नहीं है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं चलता यूजीसी में, तो वहाँ पैसा नहीं है, तो शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। तो ये फेलोशिप का, इसलिए भी किताब को पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत सारे लोगों के बहुत विस्तार से किस्से भी दिए हुए हैं। एक और अंतिम सवाल बस हम लेंगे कि क्या डॉक्टर लक्ष्मण यादव आने वाले दिनों में जल्द किसी सदन के हिस्सा होंगे? मुझे लग रहा है कि राजनीति सबको करनी चाहिए। आपका सवाल चूँकि चुनावी राजनीति से है, मना इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि सबको राजनीति करनी चाहिए। आजकल तो वैसे लोग भी हैं जिनकी डिग्री का पता नहीं, जिनके शिक्षा का पता नहीं। हालांकि शिक्षा कोई ज़रूरी नहीं है कि नेता वही व्यक्ति बने जो अच्छा पढ़ा लिखा हो। एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत करप्ट हो सकता है, आइडियोलॉजी के लिहाज से बहुत ख़राब आइडियोलॉजी का हो सकता है। एक अनपढ़ बहुत अच्छा शासक हो सकता है। इसलिए संविधान में शिक्षा की पात्रता नहीं है, इसलिए सबको चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा जीवन कैसा होगा ये सब कुछ राजनीति तय कर रही है, तो राजनीति कैसी होगी ये मैं भी तय करूँ। तो इसलिए जो भी मौका मिलेगा उसको किया जाएगा। चलिए, आप बातचीत किए, उस समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप बातचीत सुन रहे थे हमारे और डॉक्टर लक्ष्मण यादव के बीच में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।